जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस, जिसमें कुछ हाल ही के हुए एग्जामों से क्वेश्चंस हैं और कुछ मॉक टेस्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन है वेदांत कॉलेज से। तो यहाँ से क्वेश्चन और बन देख तैयार हो गया कि वेदांत कॉलेज कहाँ स्थित है, तो यह कलकत्ता में स्थित है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि वेदांत कॉलेज कहाँ स्थित है। और अगर बात करें इसकी स्थापना की कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना राम मोहन राय ने किया था। राम मोहन राय। तो ध्यान रखेंगे राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। और हमने यहाँ से क्वेश्चन और आप लोगों को दे दिया है कि वेदांत कॉलेज कहाँ स्थित है या स्थापना इसकी कहाँ हुई है, तो कलकत्ता में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है। यानी कि जो दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला है, पहले याद रखेंगे कि दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला कौन सी होती है, तो ये होती है द्रविड़ शैली में। ये होती है द्रविड़ शैली में। और अगर उत्तर भारत की शैली कुछ कहें, उत्तर भारत की मंदिर शैली, सॉरी इसमें मात्रा, मंदिर की मंदिर शैली, तो ये क्या है, तो यह नागर शैली है, नागर शैली। ठीक, और इन दोनों को मिला के कौन सी शैली बनती है, बेसर शैली। तो अब पूछ रहा है कि जो दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विमान, उसको बोला जाता है विमान। ठीक, इस यह क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन आंसर। ठीक, और ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है। एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे कि मास्टर स्लाइड की जहाँ भी बात आती है, ठीक, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो मास्टर स्लाइड में, एमएस पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों पर कि जितने भी स्लाइड, जैसे हमने ये प्रेजेंटेशन बनाया हुआ, तो इसका एक मास्टर स्लाइड होगी। अगर मैंने उसमें कुछ भी परिवर्तन किया होगा, तो मैंने मान लीजिए 20 स्लाइड बनाई होगी, तो इन सभी 20 स्लाइडों में सेम परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक, जैसा लोगो लगाएंगे वैसा सेम 20 में लगेगा, जो फॉन्ट रखेंगे, जैसा कलर रखेंगे, सब में चेंज होगा। तो यही मास्टर स्लाइड की बात कर रहा है। तो एमएस पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्टिंग और लेआउट लागू करना इसका मतलब होता है। तो सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग हो गया आपका, फॉन्टिंग हो गया, यानी कि जो लिखने की जो फॉन्ट होता है वर्ड का, फिर एंड लेआउट, लेआउट क्या होगा, लागू करना, ये इसका मतलब हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला प्रीमियम लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि बस IPL देख के जाएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन का ट्रेंड बदल गया। तो महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने पूछा, और यह क्वेश्चन NTPC 10+2 में पूछा हुआ है, जो अभी हाल ही 2025 में इसका एग्जाम हुआ है। ठीक, तो देख लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर इस खिताब किसने जीता, अगर विजेता की बात करें इसमें, विजेता तो MI मुंबई इंडियंस, उपविजेता सेकंड नंबर पे आपका DC दिल्ली कैपिटल्स रही है। ठीक, ये मुंबई इंडियंस होगा दिल्ली। इसका आयोजन कब से कब हुआ था, इसका आयोजन लिख लीजिए, आयोजन आपका 14 फरवरी से 15 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। और संस्करण की बात करें, कौन सा संस्करण था जो इस बार हुआ 2025 में, तो 3rd नंबर का था।
ठीक। और इसमें टोटल टीम कितनी थी? टोटल टीम 5, टोटल टीम 5 इसमें भाग ली थी। तो ये था WPL से इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे पर्पल कैप किससे मिला था, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब तो पूछ लेगा लेकिन मेनली पर्पल कैप और ऑरेंज कैप ही पूछता है। तो पर्पल कैप आपको मिला था अमेलिया केर को, अमेलिया केर, अमेलिया केर को क्या मिला था? पर्पल कैप मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य तक फैला हुआ है? यानी कि जो पूर्वी तट है, जो भारत में पूर्वी तट है, इसका विस्तार पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है, किस राज्य से विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर इसकी बात करें आंसर की कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से लेके आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से शुरू होते हुए तमिलनाडु तक इसका विस्तार, तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इसको तमिलनाडु में कौन सा तट बोलते हैं? ठीक, तमिलनाडु क्या, यहाँ से आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे मान लीजिए आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे तमिलनाडु है, तो इस कोस्ट को क्या बोलते हैं? ये तो पूरा पूर्वी तट हो गया पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, लेकिन इधर इसको कुछ और बोलते हैं। इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारीय संगठन BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली है? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और 2025 का है, तो इसका याद रखेंगे बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? यानी कि इंटरकास्ट मैरिज, उसके बाद इंटर रिलीजन मैरिज के लिए बढ़ावा देने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इन्हें नव भारत का अग्रदूत या नव भारत जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय जी को। और इनका रोल समाज सुधार में बहुत ज़्यादा रहा है, आप अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो, राजा राम मोहन राय जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें हमने डायरेक्टली क्वेश्चन पूरा ले लिया है, ठीक, क्योंकि इसके ऑप्शन थोड़े बड़े थे, मैंने सोचा इसको लेते। ये NTPC का क्वेश्चन है, ठीक। चंद्र सतह ताप भौमिकी प्रयोग CHASTE 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर दिख ही रहा है, चौथा है चंद्र रोगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, ऐसे तो ग्रुप डी में ऐसा ही पूछेगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है। और स्टैटिक का पार्ट ज़्यादा रहेगा, स्टैटिक GK का पार्ट ज़्यादा रहेगा। और हम स्टैटिक के लिए जैसे दिवस हो गया, प्रमुख जो भी हैं, इसका एक क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोपाल, ये भोपाल। और ये कहाँ की है? MP की राजधानी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा देखिए 24 डिग्री का है, तो आपको नहीं लग रहा है कि 24 डिग्री नहीं पूछना चाहता, कुछ और पूछना चाहता है? ये 23.5 डिग्री के पास में है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ठीक, कर्क रेखा। और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत से होकर होकर गुजरती है, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत से? तो 8 राज्यों से,
ठीक। अब इन 8 राज्यों का नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए थे, मतलब जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ उसी का क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे मार्क क्वेश्चन कर लीजिए या टेस्ट क्वेश्चन कर लीजिए, ये रहेगा। ठीक। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 27। तो इसकी सही जवाब हो जाएगा इसका क्वेश्चन का 22। 22 22 भाषा शामिल है। मूल संविधान की बात करें, मूल मूल संविधान, तो आपके मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। फिर आपका 21वें संविधान संशोधन, फिर आपका 21वां संविधान संशोधन होता है। 21वां संविधान संशोधन होता है कब? 1900, एक मिनट, फिर आपका क्या होता है? 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है और इसके तहत 15वीं भाषा, 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी, सिंधी को ऐड कर दिया जाता है। तो अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई यहाँ से लेके 15। उसके बाद फिर आपका होता है 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। अगर इसके ईयर की बात करें तो 1992 में होता है और इसके तहत नमक, यानी कि ये ट्रिक हो गया आपका, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ दी जाती है 3। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई यहाँ पे? 18। उसके बाद आपका होता है नमक के बाद 92वां संविधान संशोधन, ठीक, 2003 में, और इसके तहत बोर्ड मास, 4 भाषा और जोड़ दी जाती है। यहाँ से लिख लीजिए कि 4 भाषा, और टोटल कितनी? 22 भाषाएं हो जाती हैं। बोर्ड मास में क्या है? बोडो, डोंगरी, मैथाली, उसके बाद मैथिली और उसके बाद संथाली, ये भाषा जोड़ी जाती है। तो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो 92वां से कौन कौन सी भाषा थी? तो बोडो, फिर डोंगरी, उसके बाद मैथिली, उसके बाद आपका संथाली, संथाली भाषा जोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से टोटल 22 भाषा आपके 8वीं अनुसूची में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी हो गया संपत्ति, ऑप्शन सी हो गया स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी सही होगा। संपत्ति का जो अधिकार था यह पहले मूल संविधान में क्या था? फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया जाता है? इसे फंडामेंटल राइट से हटा के इसको क्या कर दिया जाता है? इसको आर्टिकल 31 से हटा के क्या किया जाता है? 300A में रख के इसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया जाता है, संवैधानिक, संवैधानिक अधिकार। तो ध्यान रखेंगे यह वर्तमान में है, वर्तमान में क्या है? संवैधानिक अधिकार है, और किस आर्टिकल में? 300A में यह है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस भाग से संबंध, किस भाग में आता है? यानी कि जो DPSP है यह किस भाग में आता है, ये पूछ रहा है बस। ये जो DPSP है वह किस भाग में आता है? तो याद रखेंगे कि भाग 4 में क्या है? DPSP है। उसके बाद भाग 3 में क्या है? भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। भाग 4 में क्या है? DPSP है। और 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि
यूएसएसआर से लिया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज की यानी मौलिक कर्तव्य की बात करें, यह है मौलिक कर्तव्य, और यह 51A में है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1961। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू किया गया था। ठीक, कब से कब तक चला था, तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट होता है और 1956 तक चलता है। अगर इसमें के मॉडल की बात करें तो यह हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक, इसकी और इसमें प्राथमिकता फर्स्ट 5 ईयर प्लान में प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो प्राथमिकता कृषि को दिया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो आई होप सबको ये पता होगा कि इन्होंने पहली बार सत्याग्रह कहाँ पे किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगर भारत में बात करें तो भारत में ये अपना पहला प्रयोग चंपारण में किए थे। चंपारण, ठीक, चंपारण कहाँ, बिहार में। वही नील की खेती से संबंधित तिनकठिया रूल के खिलाफ। ठीक, तो ये भारत में फर्स्ट है। और ये इनके पूरे जीवन में जो पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था वो साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन और ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अशोक मौर्य। तीसरा कौन कराया था, अशोक मौर्य ने कराया था। ठीक, तृतीय बौद्ध संगीति। अगर बात आती है कि ये कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे, तो जो थर्ड वाला है यह कहाँ पे हुआ था, यह पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में थर्ड आयोजन कराया गया था। समय की बात करें तो 255 ईसा पूर्व। ठीक, अब यहीं पे थोड़ा सा छोटा सा बस देख लेते हैं कि फर्स्ट कहाँ हुआ था। फर्स्ट बौद्ध संगीति राजगिरी में और शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का, अजातशत्रु। ठीक, वहीं सेकेंड की बात करें तो आपका सेकेंड हुआ था वैशाली में और इस समय काला शोक का शासन था, काला शोक। और वहीं थर्ड हमने देख ही लिया। फोर्थ की बात करें, फोर्थ तो ये हुआ था कुंडलवन कहाँ, कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में। और इस समय शासनकाल किसका था, कनिष्क का। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कनिष्क का शासनकाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया। ऑप्शन ए जार शाह, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा है। सिंधु सभ्यता का यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी प्रमुख शहर कौन है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है काशी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर था। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सीवी रमन, ऑप्शन बी है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है रामानुजन और ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन।
लेकिन क्वेश्चन में देखिए डाउट है अभी, अगर यहाँ पे ऑप्शन एक और नॉर्मन बोरलॉग दे दिया होता तो और दिक्कत होता है। इसलिए कि इसमें क्लियर करना चाहिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। और अगर विश्व लेवल पे कहा जाए, ये तो क्या हो गया भारत में, ये भारत में। अगर वहीं विश्व की बात करें कि विश्व में सबसे पहले किसने शुरू किया था, कि विश्व में शुरुआत यानी जनक किसको, तो इनका नाम आता है आपका नॉर्मन बोरलॉग। ये यूएसए में शुरू किए थे पहले, सबसे पहले अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। यही एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हें भारत में क्या कहता है, मिसाइल मैन भी कहा जाता है इनको, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट कर लीजिए, ठीक। इसकी यूनिट क्या है, ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी है वाट। तो साइंस का क्वेश्चन है और अगर धारा की बात करें तो यह एम्पियर होगा, ठीक। धारा को, इलेक्ट्रिक धारा को हम लोग किससे, आई से डिनोट करते हैं, किससे, आई से डिनोट करते हैं। अगर ओम की बात करें तो इसका सिंबल ये है, और यह किसका यूनिट है, तो प्रतिरोध का, प्रतिरोध, यह प्रतिरोध का मात्रक है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, ठीक। विभव का मात्रक वोल्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा हमें मिलती है वह किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए संलयन, ऑप्शन बी है संलयन अपकर्षण, ऑप्शन सी है विखंडन और ऑप्शन डी है दहन। तो ऑप्शन ए है संलयन, ऑप्शन बी है संलयन अपकर्षण और ऑप्शन सी है विखंडन, ऑप्शन डी है दहन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संलयन। संलयन की वजह से क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि जो सन है, जो सूर्य है, इसमें जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय नाभ के संलयन की वजह से क्या होता है, ऊर्जा रिलीज होता है और वही हमें ऊर्जा क्या मिलता है, वही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाभ के विखंडन भी होता है तो जो रिएक्टरों में कराया जाता है वह, ये रिएक्टर में ऊर्जा के लिए, रिएक्टर जो होते हैं, जो पावर प्लांट होते हैं, जो ये क्या बोलते हैं इसको, परमाणु भट्टियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है, विखंडन होता है। लेकिन सूर्य में क्या होता है, आपका संलयन होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा। और ऐसे ये सीरीज क्वेश्चंस की चलती रहेगी। कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और उनका कुछ डिटेल्स होगा। मेनली हम लोग ज़्यादा जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए, जैसे NTPC 10+2, फिर ग्रेजुएशन, ठीक, ये ग्रेड 3 का हुआ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हो गया, इन सब का लोको पायलट, इन सब का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, ताकि पता चले कि एग्जाम में कैसा पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।